नमस्कार एंड वेलकम टू क्लास। 17वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का एक और प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। प्रश्न है कि गठबंधन राजनीति जो कि बिहार की है वो भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के व्यापक एजेंडे को प्रभावित करती है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जब भी किसी बड़े यानी कि 700 मार्क्स का आंसर आपको करना है, सबसे पहले आपको फ्रेम वर्क करना बहुत जरूरी है। और जब आप फ्रेम वर्क कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो है हम यहाँ पर गठबंधन की राजनीति सबसे पहले बात करेंगे कि भैया गठबंधन की राजनीति क्या है। और उसके बाद जो है इसमें हम सीधे बिहार पर आ जाएंगे, यानी कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है, क्यों होती है। इन सब बातों को करने के बाद सीधे बिहार की गठबंधन राजनीति पर आ जाए और बिहार के गठबंधन की राजनीति के अंतर्निहित तत्वों को जब निकालेंगे तो उसका प्रभाव दिख जाएगा। इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल दिखेगा और ओवरऑल में ही फिर हमको यूनिटी और इंटीग्रिटी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है यह भी दिख जाएगा। तो चलिए, बहुत कम समय में इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग कोशिश करते हैं। आपने जैसे ही शुरू किया कि भाई गठबंधन की राजनीति के बारे में लिखना, आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो आप बताएंगे कि कोलिशन यानी जिसे आप गठबंधन कहते हैं, गठबंधन शब्द लैटिन शब्द कोलिसिया से बना है, जिसका तात्पर्य होता है एक साथ बढ़ना, टू ग्रो टुगेदर, एक साथ बढ़ना या साथ मिलकर आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक। तो कोलिशन पॉलिटिक्स क्या है? अब आप आगे बता रहे हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल एक साथ आते हैं। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर हु व्हेन देयर इज नो एनी सिंगल पार्टी हु हैज मेजॉरिटी। जब कोई राजनीतिक दल, कोई एक राजनीतिक दल क्या नहीं पाता है, बहुमत की ओर नहीं पहुंच पाता है या बहुमत नहीं प्राप्त करता है चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन करके कई जो है पार्टियां एक साथ मिलकर आती हैं और सरकार का गठन करती है। अब प्रश्न उठता है क्यों। ठीक है, अच्छा उसके पहले ये बता दीजिए कि ये जो गठबंधन होता है वह चुनाव पूर्व हो सकता है और चुनाव पश्चात हो सकता है। चुनाव पश्चात जो गठबंधन होते हैं, जो भी अलायंस होते हैं चुनाव के पश्चात, उन्हें हमेशा आप यहाँ लिखेंगे भी कि इन्हें अत्यंत अवसरवादी गठबंधन माना जाता है, हाईली अपॉर्चुनिस्ट कोलिशन माना जाता है। ठीक है, ये आप जरूर बता देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो चुनाव पूर्व का गठबंधन जो है जनता पार्टी का गठबंधन था, तो यह चुनाव के पहले ही जनता पार्टी बन चुकी थी। हालांकि इसमें भी तोड़ फोड़ हुई, बहुत कुछ हुआ, वो सारी बातें हम लोग जानते हैं। टूट गई सरकार, नहीं चल पाई, मोरारजी देसाई नहीं बन पाए भारतीय राजनीति में, लेकिन इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले दूसरी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बताना है कि कोलिशन क्यों, वाई भारत में गठबंधन की राजनीति, और फिर इसी के साथ हम लोग बात करेंगे बिहार में गठबंधन की राजनीति क्यों। तो पहले आप बताएंगे कि भारत के जो है सिस्टम में, यानी कि भारत में गठबंधन की राजनीति के जन्म लेने का कारण क्या है। तो कई कारण है। पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली होने के कारण ऐसा होता है। दूसरा कारण क्या है, डाइवर्स
पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, यानी कि विभिन्न धर्म मतलब कई धर्म हैं, संप्रदाय है, जातियों में समाज बटा है, एटसेट्रा। डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा विविधता है देश में, यह भी एक कारण है। फिर हालांकि इसी डाइवर्स पॉपुलेशन का रिजल्ट है, लेकिन उसको आप लिखेंगे अलग से, रीजनलिज्म या रीजनल पार्टीज का उदय, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म लेना, और फिर कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है किंतु उसे हराने के लिए कोई एक विपक्षी दल जब नहीं होता है सक्षम, तो वह ऐसी स्थिति में भी क्या करता है, कोलिशन बना लेता है, एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, सत्ता पक्ष के विरुद्ध लहर जो होती है वह भी। अब जो है, क्या बिहार में राजनीति, तो बिहार में जो गठबंधन की राजनीति है उसका जन्म के पीछे यही कारण है? तो बिल्कुल यही सारे कारण है बिहार में भी, लेकिन बिहार में जो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो करता है क्या, आप ऐसे समझें, कांग्रेस एरा समझें। बिहार में कांग्रेस एरा यानी कि जब केवल कांग्रेस का शासन होता था, आपका उत्तर इसी तरह से बढ़ेगा, कांग्रेस का दौर या कांग्रेस राज, तो बिहार में कांग्रेस राज बहुत जल्दी खत्म होता है। कब खत्म हो जाता है? तो 1967 में ही खत्म हो जाता है। लेकिन कांग्रेस जो है ये क्यों आगे बढ़ रही थी, तो इसका जो चुनाव के मैदान में उतरने का जो वोट बैंक जिसको इसने मान रखा था, वो क्या था कांग्रेस का? तो वो था अपर कास्ट प्लस मुस्लिम्स प्लस दलित। अब ये जो इनके बहुत स्ट्रांग वोट बैंक थे कांग्रेस के, 1960, मैं सीधे बिहार पे आ गया हूं, बिहार में गठबंधन की राजनीति चल रही है। 1967 तक आते आते ये जो फार्मूला था ये असफल हो गया, और पहली बार 1967 में वहां गठबंधन की सरकार बनी। और क्यों ऐसा हुआ यह भी आप चाहें तो बता देंगे कि ये जो फार्मूला था ये फार्मूला असफल इसलिए हुआ कि इसमें बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोई ध्यान नहीं दिया गया था, और इस कारण से एक नए तरीके की वहां पर राजनीति शुरू हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों में अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट शुरू हो गए। ठीक है, क्या हो गया? लोगों के साथ जो अलाइनमेंट होना मतलब गठबंधन शुरू हो गया बहुत जल्दी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे अलाइनमेंट। 3 वर्ड यूज करते हैं, गुट बनना, फिर रीअलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट। बने और टूटे ये भी हुआ, जैसा कि हाल के वर्षों में भी हम देख रहे हैं। अभी नीतीश जी का ही अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उनका अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट चलता रहा है ना? आएंगे हम लोग उस पर बात करने। तो ऐसे में क्या हुआ कि सबसे पहली दफा क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक संयुक्त विधायक दल बनाया, और 1967 में संयुक्त ज्वाइंट लेजिस्लेटर्स जो है
विधायक दल बनाया और इसका जो है इन्होंने सरकार बनाई। अब इसमें कई लोग थे, लेकिन सीएम बने थे मेरे ख्याल से महामाया प्रसाद सिन्हा जी इस 67 में। लेकिन सरकार चली नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बिना हस्तक्षेप के ये सरकार बनी थी, 1 साल चल पाई। इसी में डिप्टी सीएम कर्पूरी ठाकुर बनाए गए थे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर चूंकि जिन लोगों को छोड़ दिया गया था उनके लिए कर्पूरी ठाकुर का एक फार्मूला आया, है ना, जिसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के नाम से जाने लगा। बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया था कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। खैर, यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन की चर्चा करेंगे नहीं। फिर जो है ऐसी अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इतनी तेजी से बिहार में बढ़ी कि 1967 टू 1973 10 सीएम बिहार को मिले। 10 लोग मुख्यमंत्री बने। यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री शायद 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आप जानते हैं कि असली बात हुई 1977 में। नेशनल लेवल पर क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी ने सरकार बनाई और इसी जनता पार्टी का प्रभाव था कि 77 में बिहार में भी सरकार बनी और इस बार कर्पूरी ठाकुर क्या बन गए? सीएम बने। और ये सब गठबंधन है। कोई, आप जानते हैं जनता पार्टी भी कई दलों का गठबंधन था, इसमें संघ था, जनता दल था, ठीक है। और इसको कहा ही गया ये जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप जानते हैं यह भी लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। ये सरकार भी टूट गई और चली गई। और ऐसे में इस गठबंधन की सरकार के जाने के बाद ही हम देखते हैं लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का जो है प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। जय प्रकाश नारायण मूवमेंट के कारण इन लोगों का प्रभाव। तो 78 में ये सरकार चली गई थी। फिर आती रही सरकारें, जाती रही सरकारें। अंततः जो है क्या कहते हैं 1900, अच्छा बीच में कांग्रेस ने भी रूल किया। फिर अंततः 1990 में जनता दल आया और इस जनता दल में भी बहुत सारे लोग, कई जो है पार्टियों के लोग आकर के इकट्ठे होकर के बनाए थे। लालू जी इसके सीएम बने। बाद में जनता पार्टी भी टूट गई, है ना, जनता पार्टी भी टूट गई। और 1998 में जब फिर सेंटर में आई एनडीए की सरकार, तो इसी एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल हो चुकी थी। और ऐसे में 2000 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जी फिर एनडीए गठबंधन के तहत क्या बन गए? सीएम बने नीतीश जी। यानी कि फिर एक गठबंधन की सरकार। अभी केवल गठबंधन की सरकारों को आप बोलते चले जाइए। 2004 में फिर लालू जी आ गए सत्ता में, ठीक है। इनका गठबंधन आया जो कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ रहा। यूपीए गठबंधन के साथ ये आए, लालू जी सत्ता में आए यूपीए गठबंधन के साथ। फिर बिहार में गठबंधन की सरकार बनी। बाद में लालू जी को जेल जाना पड़ा तो राबड़ी देवी को सीएम बना दिया उन्होंने, है ना, आप सभी जानते हैं। फिर 2000, नहीं नहीं 2004 में, हाँ, लालू जी राबड़ी बने। फिर क्या हुआ 2004 में? 2004 से 2008 तक नहीं, हम्म, हाँ 2004 में आ गई यहाँ पर एनडीए की सरकार। 2004 मैंने यहाँ यूपीए लिख दिया, आई एम सॉरी, ठीक है।
लालू जी सीएम बने, नीतीश जी सीएम बने, फिर लालू जी सीएम बने। उसके बाद क्या हुआ, आ गई यहाँ पर 98 से 2004 का दौर समाप्त हो गया। अब यूपीए की सरकार आ गई। ठीक बात है, यूपीए की सरकार आ गई। और जब यूपीए की सरकार आई तो फिर क्या हुआ, हम अच्छे से जानते हैं। लालू जी ने सत्ता में वापसी करी थी। फिर बाद में नीतीश कुमार जी, और उनका गठबंधन फिर होने लग गया। लेटेस्ट जो प्रॉब्लम आई वो आई 2015 के चुनाव के बाद। ये बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन में शामिल हुए, और फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन की सरकार, अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, जो मैंने तीन वर्ड दिए हैं, अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट एंड डी अलाइनमेंट, आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है। ठीक है, फिर जो है महागठबंधन में शामिल हुए, एनडीए छोड़ के चले गए। फिर 2020 में क्या हुआ, फिर वापस एनडीए में आ गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं सत्ता में बने रहना है, सीएम बने रहना है नीतीश जी को। तो फिर आए जनता दल यूनाइटेड, जो कि उनकी पार्टी है, और एनडीए में शामिल हो गई जेडीयू भी। तो ऐसे कह सकते हैं कि जेडीयू का और भाजपा का, इन सभी और तमाम जो पार्टियां हैं, उन सब का आपस में गठबंधन हुआ और पुनः एक बार सीएम बने। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया 2022 में, फिर डी अलाइनमेंट हुआ। डी अलाइनमेंट हुआ और इस डी अलाइनमेंट के बाद फिर वो आरजेडी के साथ सीएम बन गए। समय देखिए आप, टाइमिंग लगा होगा कि अब तो चुनाव हारेंगे 24 में। ऐसा हो सकता है हार जाए मोदी चुनाव, तो अपना पहले से ही इन्होंने व्यवस्था बना ली थी। लेकिन जैसे चुनाव जीत गए, फिर 2024 में महागठबंधन से अलग हुए, और महागठबंधन से फिर डी डी अलाइनमेंट के बाद री अलाइनमेंट हुआ था। अब फिर डी अलाइनमेंट और फिर री अलाइनमेंट, फिर ये आ गए बीजेपी के साथ, और अभी हैं बीजेपी के समर्थन में सीएम हैं। फिर तमाम तरह की सुबुगाहट चल रही है, और ऐसा कहा जाने लगा है कि बिहार में नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है। वो कब तक रहेंगे किसके साथ, कब तक नहीं रहेंगे किसके साथ, कुछ पता नहीं। अब देखिए, पॉलिटिकल इस तरह का जो चेंजेस लाया जाता है, यानी कि इस तरह के जो गठबंधन बड़े फ्रीक्वेंट अवसर को ध्यान में रखते हुए किए जाते रहे, उसका जो है दुष्परिणाम क्या होता है। ठीक है, गठबंधन का फायदा क्या है, तो गठबंधन का फायदा है कि आपसी सहयोग होता है, बहुत व्यापक रिप्रेजेंटेशन। फायदा, पहले फायदा बता दीजिए, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव्स क्या हैं गठबंधन की राजनीति के, आप पहले बता रहे हैं कि व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब शामिल होती हैं तो समाज के विभिन्न तबकों का सीधे जो है क्या कहते हैं सरकार में भागीदारी हो जाती है। दूसरी बात, कंसेंसस बिल्डिंग होती है, यानी कि सहमति के आधार पर सारे काम होते हैं, आपसी सहमति बढ़ती है बढ़ती है, सहयोग और समन्वय बढ़ता है। ये सारे फायदे हैं। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में वृद्धि होती है, ये भी फायदा है। लेकिन और एक फायदा गिना दीजिए कि इसके साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता है, चेक एंड बैलेंस। सरकार पर नियंत्रण और संतुलन भी
बना रहता है। सरकार के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय नीतियां, बनाई जाने वाली नीतियां, इन सब में बहुत बड़े वर्ग का, जैसे व्यापक रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो वही दूसरी ओर नियंत्रण और संतुलन भी बना रहता है। लेकिन आप देखेंगे, सीधे बिहार के संदर्भ में कहेंगे कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के नेगेटिव्स क्या हुए। नेगेटिव 1967 से लेकर के आज तक बिहार में इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है और बनी रही है। आज भी बिहार को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस में कोई कुछ नहीं कहता है, न कह पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे, उसी पर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता होती है, और राजनीतिक अस्थिरता से क्या हुआ, पॉलिसी पैरालिसिस होता है। इसको अलग से लिख दीजिए, दूसरा नुकसान पॉलिसी पैरालिसिस, नीति पक्षाघात कहते हैं इसको। यानी कि जो है, नीतियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जन सामान्य के कल्याण के बजाय। ठीक है, जन सामान्य के कल्याण के बजाय सदैव क्या रहता है, ध्यान सत्ता बचाने पर या सरकार में बने रहने पर ध्यान रहता है। हमेशा एक अंतर्निहित राजनीति काम करती रहती है। ठीक है, तो ऐसे में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर ध्यान नहीं दे पाती सरकार, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी प्रभावित हो जाती है। दीर्घकालिक रणनीतियां नहीं बन पाती। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सरकार का छूट जाता है, पीछे रह जाता है। इससे क्या हुआ कि इससे सामाजिक आर्थिक विकास पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, जीडीपी के मामले में आज भी कहाँ है, बिहार 14वें नंबर पर है। इतना रिसोर्सफुल होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा ब्रेन होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा प्रतिभा होने के बावजूद भी पिछड़ा है। ठीक, फिर क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, कंप्रोमाइज हो जाती हैं, कंप्रोमाइज ऑफ आइडियोलॉजीज, विचारधारा का समझौता हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे, कभी वो कहेंगे हम सेकुलर राजनीति करते हैं, तो कभी वो कहेंगे हम सेकुलर राजनीति करते हैं, तो कभी उनको कहा जाएगा कि नहीं, आप सेकुलर राजनीति नहीं करते हो। एक दूसरे पर तमाम तरह के दोषारोपण किए जाते हैं। अब देखिए, इन सब के कारण बिहार में कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण ये जो निगेटिव प्रभाव पड़े, इनके कारण क्या क्या और समस्याएं पैदा हुई। तो रीजनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक, इससे क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना कमजोर पड़ती है। सेंस ऑफ नेशनलिज्म या कंसिडरेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी हो जाता है, कंसिडरेशन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट प्राइमरी हो जाता है। तो यह क्या करता है, यह बहुत नुकसानदायक है। क्या है ये, एक तरह का देश की एकता
और अखंडता के लिए खतरा हुआ। ठीक इसी तरह से कम्युनलिज्म भी बढ़ने की संभावना रहती है, जैसा कि बिहार में दिखाई देता है, दिखता है, स्पष्ट दिखता है। आप ये भी बताएंगे। तो संप्रदायवाद के वृद्धि या संप्रदायवाद बढ़ने के कारण क्या हुआ? संप्रदायवाद भी बढ़ा तो देश की एकता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव डालेगा। जातिवाद तो कहा जाता है कि भैया बिहार से जाति नहीं खत्म होगी, ये जाति है कि जाति ही नहीं है। ये भी क्या करता है? ये समाज को बांटता है, समाज को बांटता है। और जिस देश का समाज बटा हो वह उस देश की एकता और अखंडता हमेशा खतरे में रहती है। तो इस तरह से आप बिहार के संदर्भ में पूरी बात अपनी कह डालेंगे और आपका उत्तर बहुत ही प्रभावी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसी का बी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 का ही बी है। इसमें है कि पंचायती राज जो है उसकी स्थिति क्या है। मैं क्वेश्चन को देख ही लेता हूं और लिख देता हूं। Analyze the implementation. Analyze the implementation and impact of panchayati raj institutions in Bihar। फिर कहता है विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, और फिर कहता है कि रोल ऑफ PRIs in strengthening of local governance, not government, and employment। अब इसका उत्तर हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, ये सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत ही क्या कहेंगे हम, आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़े। लेकिन फिर वही बात है कि क्या फ्रेमवर्क कर लेना चाहिए? तो निश्चित रूप से हाँ, हिंदी में प्रश्न को समझा देता हूं कि पंचायती राज के क्रियान्वयन, बिहार में क्रियान्वयन और उसका प्रभाव का विश्लेषण करिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ विशिष्ट प्रयोग उदाहरणों के साथ, और फिर लोकल गवर्नेंस और रोजगार के संदर्भ में उसका जो है भूमिका पर चर्चा कीजिए। चलिए इसका फ्रेमवर्क बनाएंगे तुरंत का तुरंत, बहुत जल्दी हो जाएगा। फ्रेमवर्क में बताना होगा पहली बात कि भाई इसमें हम कहेंगे, जो इंट्रो भी होगा मेरा, 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। फिर बिहार पंचायती राज
पंचायती राज एक्ट है, इंस्टीट्यूशन नहीं, बिहार पंचायती राज एक्ट 1993 की चर्चा कर देना है। फिर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, ये रिवीजन है 2006 में। ठीक, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो है ये बता देना है कि भाई राज्य को कहां से शक्तियां आ जाती हैं। तो 243 जी और 243 अनुच्छेद 243 जी की बात जरूर करेंगे। क्यों करेंगे कि एक दो अनुच्छेद लिखना बहुत फायदेमंद होता है, और ये वाला जो है इतना फायदेमंद है कि पूछे नहीं। ये क्या करता है? राज्य विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि राज्य सरकार को विभिन्न प्रावधान करने का अधिकार या शक्ति प्रदान करता है। अब अगर हम लोग देखें, तो बिहार में ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसको पूरा डिटेल लिखेंगे, आपको पता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि यहाँ पर बिहार में जो है स्ट्रक्चर फंक्शन कैसा है और इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति क्या है। और जैसे ही स्ट्रक्चर फंक्शन और इम्प्लीमेंटेशन पर बात करना शुरू करेंगे आप, उसकी भूमिका आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। क्लियर है? कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो आपको अलग से बाद में करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, इसके बाद जो है जब आपका कंक्लूजन, यानी कि तीसरा चौथा पैराग्राफ तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से किस तरह से ये जो है वहां पर अपनी भूमिका निभा रहा है, और अभी इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो लास्ट में हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे और आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी सजेशन वाला पार्ट जो है वो, या इसी को वे फॉरवर्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये फ्रेमवर्क आपके इस प्रश्न का है। अब इस प्रश्न के इस फ्रेमवर्क में अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें आप सबको पता है। आप इसको डिटेल में लिखेंगे, कम से कम 80 से 100 शब्द ये ले जाएगा। आप बताएंगे कि जब वो पंचायती राज वाला पारित हुआ तो उसके तुरंत बाद जो है बिहार में पंचायती राज एक्ट 1993 1993 आया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2006 में उसको संशोधित किया गया। और फिर बताएंगे कि 73वां जो संविधान संशोधन है, इसी में प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 243 जी और 243 एच के तहत कि राज्य सरकार की विधायिका राज्य के संदर्भ में विभिन्न मसलों पर क्या कर सकेगी, कानून बना सकेगी, प्रावधान कर सकेगी। कानून बनाने की जगह पर प्रावधान लिख दीजिए, कैन प्रोवाइड प्रोविजंस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसी प्रश्न के उत्तर को और आगे बढ़ाते हुए। तो मैं एक शॉर्ट में एक गजब सी चीज बनाने जा रहा हूं जो पूरी की पूरी संरचना को आपको स्पष्ट करेगा। फिर हम लोग फंक्शंस पर आ जाएंगे। तो एक ट्रायंगल बना दीजिए और आप कहेंगे कि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अनुसार या के प्रावधानों के अनुसार बिहार में जो संरचना है इसकी वो कैसी है। तो त्रिस्तरीय संरचना है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, और फिर इनके उसी के अनुसार कार्य एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। सबसे निचले स्तर पर क्या हुआ, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और यहां पर कौन कौन आया, तो मुखिया आया,
फिर इसके ठीक नीचे उप मुखिया आया और फिर इसके नीचे सदस्य आए, मेंबर्स। दूसरी बात, इनका मुखिया का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ सभी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उप मुखिया का इलेक्शन का कोई मामला नहीं बनता, सदस्यों में से एक आदमी उप मुखिया बनता। फिर उसके बाद आप दूसरे लेवल पर आते हैं, इसको कहा जाता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, और इसका क्या होता है, प्रमुख। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ, फिर उप प्रमुख, फिर सदस्य, फिर जिला परिषद, इसको जिला परिषद कहा गया। इसमें कौन हुआ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर सदस्य। शब्दों में आप इसे लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा ले जाएगा पैराग्राफ। फिर इस तरफ क्या हो जाता है, इस तरफ आप चर्चा कर देंगे किनकी, जो सरकारी लोग हैं, तो ये हो जाता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि आईएएस ऑफिसर के लेवल का अफसर होता है। फिर उसके बाद पंचायत समिति पर बीडीओ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी दर्जा मिला रहता है। और यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव, ये हो जाता है साहब। अब क्या हुआ, चलिए उसको फंक्शंस में हम बताएंगे, ठीक। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और अगर इसको मंत्रालय के स्तर पर देखोगे आप, हालांकि उसको लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ दीजिए, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की जो फंक्शनिंग है, तो पहली बात तो ये हो गई कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो भी फंक्शनिंग है वह 11th शेड्यूल में क्या दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट्स पर ये क्या कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स का ये सीधे स्वतः क्या कर सकते हैं, क्रियान्वयन कर सकते हैं और उस पर अपने नियम भी बना सकते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति भी होती है। यहाँ पर जिला परिषद के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी होती है, डीपीसी, जो पूरे जिले के लिए प्लान तैयार करती है, ठीक है। आइए इधर आ जाते हैं। 11th शेड्यूल में जितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स, वो इनके अधिकार में आते हैं। और 12th शेड्यूल में आप जानते हैं अर्बन बॉडीज के लिए 18 विषय हैं, वो उनके अधिकार में आते हैं। चलिए, अब इसका फंक्शनिंग और इसका रोल दोनों एक साथ करेंगे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ, क्रियान्वयन से क्या फायदा हुआ, पहला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लोकल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन होने लगा, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, ठीक। देखिए मैंने कहा था ना सब साथ चलेगा, इसी के साथ चल रहा है। यानी कि लोकल लोग क्या होने लगे, निर्णय में भागीदारी कर रहे हैं, प्लस
नीति निर्माण में भी भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पीआरआईज का अगर आप देखोगे एक रोल क्या हो गया गवर्नेंस में, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस और इन द गवर्नेंस, इसी से सुनिश्चित होता है। और इससे और एक फायदा जो कि इसी का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आप चाहें तो पॉइंट में दूसरा पॉइंट बना दें। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हो गया लोकल बॉडी का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल बॉडीज, तो स्थानीय निकायों में का सशक्तिकरण हो गया, वो अपने आप ही सशक्तिकरण हो रहा है, उसका बाई प्रोडक्ट है एक तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। और जब लोकल बॉडीज का सशक्तिकरण हुआ तो इसका मतलब हुआ कि लोकल गवर्नेंस का भी सशक्तिकरण हो गया, गवर्नेंस इज आल्सो एम्पावर्ड। ठीक, बस शब्दों में लिखते जाना है, मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर अब पॉलिसीज कैसे बन रही है, एज पर द डिमांड ऑफ द लोकल नीड्स। ठीक है, तो लोकल नीड्स जो है वो क्या हो गई, प्रायोरिटी में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर डिमांड, एज पर डिमांड, सप्लाई, आपूर्ति जो है वह मांग के आधार पर होने लगी। और इसी ने क्या किया, इसी ने ग्रास रूट डेवलपमेंट के सपने को साकार किया। ठीक है, ग्रास रूट डेवलपमेंट के सपने को साकार किया। जैसे इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप दे सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वैशाली। ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का लगभग 80% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, विलेजेस में रहता है, ग्रामीण पॉपुलेशन है। और ऐसी स्थिति में इस वैशाली जिले के डेवलपमेंट में, मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी बड़ी भूमिका रही है, हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वैशाली कोई पिछड़ा जिला वहां का है भी नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है ना, फिर आ जाइए किस तरह का रोल प्ले किया, तो सर्विस डिलीवरी भी इसका फंक्शन भी है, और सर्विस डिलीवरी से इसका रोल क्या हुआ, तो किस तरह की सर्विस डिलीवरी, एजुकेशन, अब इसमें भी प्रॉब्लम है, हेल्थ, इसमें भी प्रॉब्लम है, पहले एजुकेशन और हेल्थ पे बात कर लेते हैं। लैक ऑफ टीचर्स, फिर इंफ्रा, स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, बहुत स्थिति खराब है बिहार की। और जो संविदा आधारित शिक्षकों की भर्ती होने लगी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो आने लगे, तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के कारण ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वह शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। और फिर बहुत तरह की आप देखते रहते हैं समस्याएं, हेल्थ में फिर वही बात, हॉस्पिटल की कमी है, ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, हॉस्पिटल कम है, स्टाफ कम है, डॉक्टर कम है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और लोकल स्तर पर पंचायतों के पास इस समस्या के समाधान के लिए धन नहीं है, धन। तो ऐसा बहुत ज्यादा विकराल स्थिति क्यों हो गई है सर्विस डिलीवरी में, सेवाओं की आपूर्ति में, तो इसका कारण है फाइनेंशियल रिसोर्स का अभाव। बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तुरंत आप बता दें, वित्तीय संसाधन का कमी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या कुछ अच्छा हुआ है, तो निश्चित रूप से अच्छा हुआ है, लेकिन अभी बहुत
कमी है। ये आप जरूर बताएंगे कि देयर आर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, देन आल्सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स आपने बताए। चलिए, सर्विस डिलीवरी के साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट पे भी सवाल पूछ लिया है, तो इसका एक जो है माना ही गया है कि लोकल बॉडीज जो हैं वो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। लेकिन लोकल बॉडीज में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जो 2006 का एक्ट है उसमें कई चीजों की जो है त्रुटि, कई चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है। उनमें से एक है कि पीआरआईज के पास जो फी चार्ज करने की पावर है, फी चार्ज करने की, उसका फिक्सेशन नहीं किया गया है, फिक्सेशन नहीं है, उसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। यानी कि लोकल लेवल पर अगर वो चाहें कि कुछ काम करके कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, स्थानीय स्तर पर कुछ रोजगार क्रिएट किया जा सके, तो उसके लिए उनके पास जो संसाधन है उस पर भी शुल्क आदि बहुत स्पष्ट रूप से लगाने का अभी तक नियमावली ही तैयार नहीं। 2021-22 तक यही स्थिति थी। अब हो गई हो तो मैं नहीं जानता, हालांकि अभी भी नहीं हुई है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिल पाता। लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई योगदान नहीं है? तो बिल्कुल है। MGNREGA, MG नरेगा चल रहा है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं, सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ अन्य योजनाएं भी बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। लेकिन समस्या है कि लाइवलीहुड इतना क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है कि वहां से माइग्रेशन ना हो सके। तो आजीविका का जो है उपलब्धता तो हो रही है, आजीविका की उपलब्धता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। तो रोल तो है उसका कि वो लाइवलीहुड क्रिएट करे, रोल है उसका कि वह जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, कर भी रही है, लेकिन बड़ी अल्प मात्रा में। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही कमजोर स्थिति है। ठीक है, फिर अगला भूमिका और अगला कार्य दोनों कह सकते हैं आप, इसका है कि जो है सामाजिक आर्थिक विकास करे, यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो और आर्थिक विकास हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहां तक बात है, ये भी एक बड़ी समस्या अभी है वहां पर। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के लिए क्या होता है? पीआरआईज के पास दे डू नॉट हैव सेल्फ रिसोर्स, उनके पास स्वयं के संसाधन नहीं है। ठीक, बिहार की स्थिति यही है। पर समस्या क्या है? तो फिर अच्छा, फिर निर्भर किस पर है? एड पर, सहायता राशि पर, और इसमें सेंटर द्वारा भी और स्टेट द्वारा भी। तो इनको जो अनुदान मिलता है उसी अनुदान पर ये जीवित हैं, और इनके पास रिसोर्स तो है भी जो है, लेकिन उसके लिए अभी स्पष्ट नियमावलियों का निर्धारण नहीं किया गया। ये अलग बात है कि फिर वही आर्थिक विकास के संदर्भ में तो एक दो सेंटर की ये जो योजना है वो बड़ी भूमिका निभा रही है। जैसे दीन बंधु योजना है, ठीक है, ये बेहतर परिणाम दे रही है। दीन बंधु ग्राम योजना यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आर्थिक विकास के लिए प्रभावशाली कार्य कर रही है।
किंतु फिर वही बात है, वो लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि बहुत कुछ किया जाना वे फॉरवर्ड में, ठीक है। सोशल जस्टिस हुआ कि नहीं, तो ये तो हुआ भाई। सोशल जस्टिस इस तरह से हुआ कि भाई इसमें रिजर्वेशन दे करके विभिन्न जो है समुदायों के जो है क्या कहते हैं सामाजिक अ, उत्थान के लिए काम किया गया है। एससी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन, वेमेन का रिजर्वेशन, तो ये सब का जो आरक्षण दिया गया है यह बहुत ही प्रभावशाली भी है बिहार में भी। जिससे सामाजिक न्याय की संकल्पना को कुछ राहत मिलती है। अब इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर विवादों का निपटान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवाद निपटान, तो ग्राम पंचायतों को पंचायत स्तर पर न्याय करने का भी अधिकार 2006 के एक्ट में दिया गया है। और छोटे मोटे क्रिमिनल और सिविल मामले यहाँ पर देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 87% मामले जो यहाँ आते हैं, ठीक है, जो लाए जाते हैं, उनमें से लगभग 87% मामले इसी स्तर पर सेटल हो जाते हैं, इसी स्तर पर निस्तारित हो जाते हैं। केवल 13% मामले ऐसे होते हैं जिनसे शायद लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो ऊपर की ओर जाते हैं, अन्यथा यही हो जाता है। अब आता है मामला ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लोकल गवर्नेंस। मैंने आपसे कहा था मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा, सब कुछ एक साथ चला जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही, ठीक, इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट जो है वह राज्य सरकार के अधीन तो थी ही थी, लेकिन बाद में 11th 12th 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन और यहाँ तक कि सीएजी की भी रिपोर्ट से ये हुआ कि राज्य सरकार ने सीएजी के साथ जो है ऑडिट करने की व्यवस्था कर रखी है। तो इससे क्या होता है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लेकिन क्या इतने से ही है, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जवाबदेही में कमी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात कर ले। और सोशल ऑडिट की भी व्यवस्था कई कार्यक्रमों के संचालन में की गई है, जिसमें से एमजी नरेगा सर्वप्रमुख है। तो इससे क्या हो रहा है, पारदर्शिता भी बढ़ रही है। लेकिन जवाबदेही के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए उतना नहीं है, ये आप जरूर कहेंगे, ठीक है। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही में अभी भी कमियां पाई जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल is not very good। अभी भी प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही की कमी पाई जाती है। ये अलग बात है, आगे आप लिखेंगे कि ये अलग बात है कि पूरी प्रोसीजरल व्यवस्था है, प्रक्रियात्मक व्यवस्था की गई है, किंतु बहुत खामियां पाई जाती है। और उसका कारण क्या है, तो यहाँ पूरे के पूरे पे कारण है, और यहाँ भी है अनड्यू अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप जो है
प्रशासनिक स्तर पर क्या कर रहा है, प्रशासनिक स्तर पर समस्या पैदा करता है। ठीक है, चलिए अब जो है इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस बिहार में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के सामने अभी भी है ना। पहली बात तो आपको पकड़ में आ गई कि सबसे पहली समस्या है धन की। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। बात आप कर चुके हैं, बता देंगे। दूसरा है लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इसका कारण ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि नौकरशाही के कारण ये समस्या पैदा होती है। ठीक है, क्या होता है, वे नॉन फ्लेक्सिबल हैं। नॉन फ्लेक्सिबल होने के कारण ये समस्या पैदा होती है, यानी कि नियम विनियम के नाम पर कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं वो। तो साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी अपनी भूमिका निभाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण भी इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ इकोनॉमी का प्रॉब्लम आता है। यानी कि ये जो है चैलेंज है अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरो पैथोलॉजी कह दीजिए, ब्यूरो पैथोलॉजी। तो जैसे ही आप ब्यूरो पैथोलॉजी शब्द यूज करते हो, इसका मतलब नौकरशाही में व्याप्त समस्त विकृतियां अथवा समस्त समस्याएं। ठीक है, फिर कौशल का अभाव है, लैक ऑफ स्किल। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग, है ना। स्किल ट्रेनिंग हो जाए तो स्किल बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये सारे हाँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है, स्किल नहीं है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं होगी। टेक्निकल एक्सपर्टीज का ना होना ये भी समस्या है। तो इन सारी समस्याओं के कारण क्या हो रहा है कि ये बहुत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रभाव नहीं डाला है। दोनों बातें बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन प्रभाव पड़ा है, पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो जो चुनौतियां हैं मित्रों, इन्हीं को ठीक करना है। तो उपयुक्त जो है संसाधन देने चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करना चाहिए, नौकरशाही की में व्याप्त समस्याओं को दूर करना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग समय समय पर देनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, या दोनों के संयुक्त क्या कहते हैं प्रयास से चलाए जा रहे हो, उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए। और एक चीज है, अगर कहीं टेक्निकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता है तो उन्हें उसकी पूर्ति के लिए चाहे तो आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, अर्थात बाहर से भी लोगों को लिया जा सकता है। ये सारी बातें काम भर के लिए लियो, उसके बाद हटा दो, मतलब उसके बाद उनका पेमेंट कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअल रख दो, कुछ भी कर दो। तो ये जो है, अगर इन समस्याओं को दूर किया जाए तो भारत के बिहार के, बिहार नॉट भारत, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के
उन्नयन में, विकास में, उत्थान में ये और बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये सारी बातें आप कर दीजिए। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य मेरे ये हुआ, हाँ, अगर बीच में आपके कोई एग्जाम्पल वगैरह और आ जाता है, कोई नई बात आ जाती है, तो उस नई बात को भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो आपका उत्तर बेहतर उत्तर बन जाएगा। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप सभी जो है बहुत अच्छा उत्तर लिख करके आएंगे, यदि इसको देख करके जाएंगे। और याद रखिएगा, योर आंसर शैल बी द बेस्ट आंसर। चलिए, तो इसमें इतनी ही चर्चा। मिलते हैं।